बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो बहनें सपना और काजल अपनी विधवा माँ सुरेखा के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही सुरेखा के पति की मृत्यु हो जाने की वजह से दोनों बेटियों की जिम्मेदारी सुरेखा के ऊपर आ जाती है। सुरेखा लोगों के कपड़े सिलकर अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। सुरेखा की बड़ी बेटी सपना वह बहुत ही होशियार और समझदार थी, लेकिन छोटी बेटी काजल वह पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी नहीं थी और अपनी माँ से पैसे लेकर दोस्तों के साथ उड़ाया करती थी, पार्टी क्या करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी से आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए, टीचर ने मंगाए हैं। काजल, सपना भी तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती है, बस तुमसे 2 क्लास आगे है, लेकिन वह तो कभी मुझसे पैसे नहीं मांगती, बस महीने में फीस जमा हो जाती है, लेकिन तुम कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 लेती रहती हो। आखिर तुम्हारी टीचर इतने पैसे मंगाती क्यों है बेटा? अरे यार मम्मी, मुझे क्या पता, टीचर ने कहा कि कल 500 रुपए लेकर आने हैं, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ, तो बस आप मुझे दे दीजिए। बस हमेशा सवाल पे सवाल करती रहती हैं। ऐसा कहकर काजल झूठ बोलकर अपनी माँ से हमेशा पैसे ले जाया करती थी और पार्टी में और अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए सपना काजल को देख लेती है और वह काजल से कहती है, काजल, माँ कितनी मेहनत से सिलाई करती हैं, तब जाकर 4 पैसे कमा पाती हैं। वह हमें पढ़ा रही हैं, 2 समय का खाना खिला रही हैं, यही हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, और तुम उनकी मेहनत की कमाई को इस तरह से उड़ा रही हो। प्लीज मत उड़ाओ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाओ ताकि तुम कुछ बनकर माँ की मदद कर सको। ओह हेलो बहन जी, मुझे ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और हाँ बहन जी, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, बस 24 घंटे पढ़ती रहूँ और माँ के साथ काम में हाथ बटाऊं। मुझे नहीं जीनी ऐसी बोरियत वाली जिंदगी। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही काट लूं? मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय ना करूं? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी करूंगी, जैसे भी मुझे करने के लिए मिलेगा। और मेरी बात कान खोल के सुन, अगर माँ को तूने इस बारे में बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बात अच्छी तरह से जान लेना। काजल, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है, और ये सब जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। अगर माँ को मैं भी ना बताऊं तो एक न एक दिन माँ को तुम्हारी सच्चाई पता चल ही जाएगी। अभी भी समय है, संभल जाओ, तुम्हारा ही भला होगा। सपना काजल को समझाकर घर वापस आ जाती है और अपना स्कूल का काम खत्म करने के बाद अपनी माँ के साथ सिलाई करने में और घर के कामों में भी मदद करती है। सुरेखा की सपना लाडली बेटी थी, क्योंकि वह ना तो कभी फालतू पैसे खर्च करवाती थी और हमेशा उसकी मदद किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्कूल का रिजल्ट आ जाता है। सपना हमेशा की तरह फर्स्ट आती है और काजल पास भी नहीं हो पाती। जब सुरेखा को पता चलता है कि काजल फेल हो चुकी है तो वह आग बबूला हो जाती है और काजल को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, काजल, तुम फेल कैसे हो सकती हो? अपनी बड़ी बहन को देखो, घर का सारा काम करती है, मेरे साथ सिलाई भी करवाती है, ट्यूशन भी नहीं लगा हुआ, फिर भी फर्स्ट आई है, और एक तुम ट्यूशन भी पढ़ती हो, कोई काम भी नहीं करती, फिर भी फेल हो गई। ऐसा क्यों? मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तब जाकर तो स्कूल की फीस जमा हो पाती है। तुम्हें कुछ पता भी है कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं? मम्मी, अगर मैं पास नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की थी, अब स्कूल वालों ने मुझे फेल कर दिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब हमेशा मुझे ही सुनाती रहती है। इस सपना की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती, जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और इसे की बेटी हो। अब तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर काजल घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे उसकी कुछ दोस्त मिलती हैं। काजल को इतने गुस्से में देखकर उसकी दोस्त उससे पूछती है तो काजल उनसे कहती है, अरे कुछ नहीं यार, मैंने अपना घर छोड़ दिया। जब देखो माँ चिक 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 करती रहती है। दोस्तों के साथ क्यों घूमती हो, पार्टी क्यों करती हो, पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं करती, और हमेशा उस सपना की बच्ची को लाड प्यार करती है जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। अपनी बेटी के साथ क्यों कोई ऐसा करता है? इसलिए तो मैंने अपना घर छोड़ दिया। अरे यार काजल, तू भी बेवकूफ की बेवकूफी है। किसी की वजह से तू क्यों घर छोड़े? अगर तेरी माँ तेरी बड़ी बहन से ज्यादा प्यार करती है तो उसे ही रास्ते से हटा दे। उसके बाद तू अकेली रह जाएगी। फिर तेरी माँ सिर्फ तुझसे ही प्यार करेंगी और जो भी पैसे होंगे उन्हें तू ही उड़ाएगी, आपस में बटेंगे भी नहीं। मैं इससे ही कह रही हूँ ना।
अरे हाँ यार काव्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। आखिर मैं क्यों घर को छोड़कर जाऊँ? वह सपना की बच्ची माँ की बहुत लाडली है ना। अब देख सपना की बच्ची, मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। मैंने सुना है हमारी पहाड़ी वाला जो रास्ता है वह बहुत खतरनाक है। बहाने से उसे वहाँ ले जाती हूँ और वहाँ छोड़कर आ जाऊंगी और वह कभी वापस नहीं आएगी। यही ठीक रहेगा, मैं जाती हूँ। इस तरह काजल घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद सपना से कहती है, सपना दीदी, मेरी प्यारी बहन, तू तो बड़ी है। तू जो मुझे समझाने की बातें करती थी सही करती थी, मैं गलत थी। मुझे तुम्हें और माँ को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को कितना परेशान किया, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने जैसा बनाओगी दीदी? हाँ हाँ काजल, क्यों नहीं। तुम मेरी छोटी बहन हो और सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम सुधरना भी चाहती हो, तो इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ठीक है चलो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे घर का खाना नहीं खाना। मेरी दोस्त है ना काव्या, उसके भाई की एंगेजमेंट है, उसने इनवाइट किया है तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप चलोगी ना मेरे साथ दीदी? सपना काजल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि उसकी छोटी बहन उसके साथ क्या करने वाली है। वह सीधी सादी काजल के साथ जाने के लिए निकल जाती है और काजल मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। अब भाई का मजा देख। सपना की बच्ची तो कितनी बेवकूफ है, मेरी बातों में यूं ही आ गई। अब मैं तुझे जहाँ लेकर जा रही हूँ ना, वहाँ से तू कभी वापस नहीं आएगी और ना ही मम्मी तेरी कभी तारीफ करेंगी और ना ही कभी मेरी बुराई। हमेशा मुझसे ही लाड प्यार करेंगी, मुझे पैसे उड़ाने के लिए देंगी। बेवकूफ हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल में कैद हो जाएगी। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर काजल बहुत खुश हो रही थी। बहुत देर हो जाती है, चलते चलते रात भी बहुत ज्यादा हो जाती है। घना जंगल आ जाता है, डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी, जानवरों की भी बोलने की आवाजें आ रही थी। तभी सपना काजल से कहती है, काजल यह तुम मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? ये तो मुझे पहाड़ी वाला इलाका लग रहा है और ये जंगल कितना ज्यादा घना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी खतरनाक खतरनाक आवाजें आ रही हैं, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए? तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ पर है काजल? सपना काजल से पूछती रहती है, लेकिन काजल सपना को कोई जवाब नहीं देती। चलते चलते एक गुफा आ जाती है और काजल सपना को वहाँ छोड़कर वापस आना चाहती थी, लेकिन तभी वह गुफा बंद हो जाती है। यह देखकर काजल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर दो सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं। दोनों बहनें ना चाहते हुए भी उन सीढ़ियों पर चढ़ जाती हैं और वह सीधा एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर एक तरफ सोने का चांद था और दूसरी तरफ चांदी का चांद था। यह देखकर सपना और काजल दोनों ही घबरा जाती हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वह कहती है, जादुई सोने और चांदी के चांद की दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। जिस जंगल में तुमने चलना शुरू किया था वहाँ पर कोई भी आने की गलती नहीं करता, फिर तुम क्यों आई हो? चुड़ैल जी आप मुझे छोड़ दो। इस सपना की बच्ची को यहाँ पे रखो, चाहो तो इसे खा भी लेना। मैं तो इसे इस जंगल में छोड़ने आई थी और इसे छोड़कर यहाँ से वापस चली जाती। मुझे पता था कि ये जंगल खतरनाक है, लेकिन मैं तो इसे छोड़कर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन इस सपना की बच्ची की वजह से मैं यहाँ पर फंस गई। देखो मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो। काजल ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब घर पे जो भी तुमने बातें की वो सब ड्रामा था? तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मुझे मारना चाहती हो। देखो आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। बस बहुत कर ली तुमने बातें, मुझसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं किसी को खाती नहीं हूँ। बस अपना रौब जमाने के लिए जंगल में ऐसा लिख रखा है कि यह जंगल खतरनाक है। अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम घर भी वापस जा सकती हो। अगर तुम जादुई सोने के चांद का रास्ता चुनोगी तो तुम्हें वहाँ पर बहुत ही सारी धन दौलत मिलेगी, और अगर तुम जादुई चांदी के चांद का रास्ता चुनोगी तो तुम सिर्फ घर ही जा पाओगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन से रास्ते पर जाना चाहोगी।
चुड़ैल जी, मैं तो ज्यादा सोने के चांद के रास्ते पे जाऊंगी, वहाँ की धन दौलत से बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगी, एंजॉय करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी अपने घर उस गरीब वाली जिंदगी में, मुझे नहीं जीना। कोई बेवकूफी होगा जो इतनी सारी धन दौलत छोड़कर ज्यादा चांदी के चांद के रास्ते पे जाएगा। चुड़ैल जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, वही मेरी सारी धन दौलत है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और अब मैं धन दौलत के लालच में अपनी माँ को इस तरह से अकेला छोड़ दूं? नहीं नहीं, मुझे धन दौलत नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। इसलिए मैं जादुई चांदी के चांद के रास्ते पर जाकर अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम दोनों के रास्ते खुल चुके हैं, तुम दोनों अपने अपने रास्ते पर जा सकती हो। ऐसा कहकर चुड़ैल काजल के लिए जादुई सोने के चांद का रास्ता खोल देती है, जिस पर वह खुशी खुशी चलना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ सपना के लिए जादुई चांदी के चांद का रास्ता खोल देती है, जिस पर सपना भी खुशी खुशी चलना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में सपना सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। काजल जादुई सोने के चांद के रास्ते पर जितना चल रही थी उतना ही खुश हो रही थी, क्योंकि वह जितना आगे जा रही थी धन दौलत की चमक उसे और आगे लेकर जा रही थी, क्योंकि जगह जगह सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, पैसा ही पैसा पड़ा था। यह देखकर काजल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे मैं कितनी ज्यादा समझदार हूँ, मैंने कितना अच्छा फैसला लिया यहाँ पर आकर। कितनी सारी धन दौलत है, इतनी सारी धन दौलत मैं सारी जिंदगी बारिश की तरह बहाऊं तब भी खत्म नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ मेरी बेवकूफ बहन जादुई चांदी के चांद के रास्ता चुना, जहाँ उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बेवकूफ जाकर गरीबों वाली जिंदगी जिएगी और मैं यहाँ धन दौलत से ऐशी ऐश करूंगी, ऐशी ऐश। ऐसा सोचकर काजल बहुत खुश हो रही थी और वह धन दौलत के लालच में आगे चले जा रही थी और वह चलते चलते एक काली गुफा में पहुंच जाती है। वहां पर काजल को कोई और नजर नहीं आ रहा था और सभी सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब गायब हो जाते हैं। काजल बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उस गुफा के अंदर फंस जाती है। तभी एक आवाज आती है, काजल, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। तुम अपनी बहन को मारना चाहती थी, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस गई। तुम्हें यहाँ से निकलने का एक मौका मिल रहा था, लेकिन तुमने वह भी गंवा दिया धन दौलत की लालच में आकर। तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन है, उसने सोने हीरे जवाहरात की धन दौलत का लालच नहीं किया, बल्कि अपनी माँ की ममता की धन दौलत का लालच किया और वह अपनी माँ के पास है। और तुम यहाँ इस काली गुफा में रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। काजल बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह जादुई सोने के चांद की दुनिया से कभी वापस नहीं आती, हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। काजल को उसके बुरे कर्मों का और लालच का फल बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सपना के अच्छे स्वभाव और उसने लालच नहीं किया, इसलिए वह अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में नैना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नैना के माता पिता दोनों ही काम करते थे और काम के सिलसिले में अक्सर एक शहर से दूसरे शहर भी जाया करते थे। एक दिन शहर से लौटते समय एक ट्रेन हादसे में दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता तो नहीं आते, बल्कि नैना के मामा और मामी आते हैं। अपने मामा मामी को देखकर नैना कहती है, मामा और मामी, आप दोनों अचानक, पापा और मम्मी तो अभी शहर से वापस नहीं आए, थोड़ी देर पहले कह रहे थे बस कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं उनका कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। बेटा, हमें बहुत दुख हो रहा है तुम्हें ये बताते हुए कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं मामा जी, कह दीजिए, ये सब झूठ है। मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही मेरे पास आएंगे और मेरे साथ घूमने जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराएंगे। वह अपना वादा नहीं तोड़ सकते, वह मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं मेरे माता पिता के बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो मुझे इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकते। इस तरह से क्या कोई अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाता है? अब मैं किसके सहारे रहूंगी?
बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। मामा के इतना कहते ही मामी जमुना आग बबूला हो जाती हैं और वह अपने पति से कहती हैं, अच्छा तो अपनी बहन की मृत्यु के बारे में सुनते ही तुरंत दौड़े दौड़े यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि आप इस अनाथ और मनुष्य काली कलूटी बदसूरत लड़की को हमारे घर लेके जा सको। देखो जी, मेरे पहले ही 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, अब हमें इस अनाथ का भी पालन पोषण करना होगा। देखो ये काली कलूटी हमारी बला से कहीं भी रहे, इतने सारे अनाथ आश्रम है, वहाँ जाकर रह लेगी। मैं अपने साथ इसे नहीं लेकर जाऊंगी, अपने रंग रूप में मेरे बच्चों को भी ऐसे ही कर देगी। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? यह मेरी स्वर्गवासी बहन की बेटी है और मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जमुना अपने पति के सामने कुछ नहीं कर पाती और बेचारी नैना अपने मामा मामी के साथ उनके घर चली जाती है। नैना को देखते ही जमुना की बेटी दीप्ति और बेटा कृष्णा बहुत हंसते हैं। मम्मी, आप किस काली कलूटी बंदरिया को अपने साथ उठा कर लेकर आ गई? मुझे तो इसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। देखो तो कितनी काली है, बेचारी अपने ऊपर कितना ज्यादा मेकअप लगाती होगी, तब भी ऐसी की ऐसी लगती होगी, बदसूरत की बदसूरत। कृष्णा, क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही? मुझे तो बहुत आ रही है। दीप्ति दीदी, मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। मम्मी, आप बता नहीं रही कि काली कलूटी बंदरी आपके साथ कौन है? अभी तक आपने इसका हमसे परिचय नहीं कराया। बताइए तो, इसे आप कौन से कोयले की खान से उठा के लेकर आई है? कुछ नहीं बेटा, अब ये काली कलूटी हमारे साथ इसी घर में रहेगी और ये तुम्हारे पापा के स्वर्गवासी बहन की बेटी है। और तो सुन मनहूस, ये मत समझ लेना कि मैं तुझे अपने साथ अपने घर में लेकर आ गई हूँ तो तुझे मुफ्त में रोटी तोड़ने दूंगी, यहाँ रहने दूंगी। आज से और अभी से घर का सारा काम तू ही करेगी, किचन से लेकर झाड़ू पोछा करने तक, बर्तन साफ करने से कपड़े धोने तक सभी काम तुझे करना है अगर रहना है तो, वरना मेरी बला से कहीं भी जाकर रह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं काली कलूटी मनहूस कहाँ से गले पड़ गई। इसके माता पिता को भी अभी मरना था। बेचारी नैना की मजबूरी थी, वह यहाँ से और कहाँ जाती, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी मामी की सारी शर्तें माननी पड़ती हैं और वह घर का सारा काम करना शुरू कर देती है, खाना बनाने से कपड़े धोने तक, स्त्री से लेकर घर की सफाई तक, और उसके बाद घर का सारा काम करती है। सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करने के बाद वह सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है तो जमुना कहती है, ओ हेलो, क्या तो काली कलूटी हमारे साथ इस घर की नौकरानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएगी? तेरी औकात है? चुपचाप पहले हम सबको खाना खाने दे, उसके बाद अगर हमारे आगे का बचेगा तो उसे बाहर जो टूटा फूटा कमरा पड़ा है वहाँ ले जाकर खा लेना और वहीं पर सो जाना है। इस घर में सिर्फ तो काम करने के लिए है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं। इनकी वजह से चुप हो, वरना कब का तुझे धक्का मार के निकाल देती मनहूस। अरे भाग्यवान, इस बेचारे के ऊपर इतना तो अत्याचार मत करो। सुबह से कितना काम कर रही है, अब सुकून से खाना तो खाने दो। मम्मी देखिए पापा किस तरह से इस काली कलूटी नौकरानी की साइड ले रही है। आपको इस काली कलूटी पर बहुत प्यार आ रहा है तो ऐसा करती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती हूँ और आप रहना अपनी स्वर्गवासी बहन की बेटी के साथ यहाँ पर ऐशो आराम से। मैं अब से पहले ही कह दिया था कि अगर ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी तो जैसा मैं रखूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने परिवार के साथ रहना है या फिर इस काली कलूटी मनहूस के साथ। मामी जी, आप लड़ाई मत कीजिए, आपका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, वरना अकेली अब तक तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। आप खाना खा लीजिए, मैं आपके आगे का बचा कुचा खाना खा लूंगी, आप चिंता ना करो, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कहकर नैना अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारे मामा भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही समय बीत रहा था। नैना घर का सारा काम करती और समय समय पर जमुना बेचारी नैना की बहुत पिटाई भी करती रहती और दीप्ति और कृष्णा भी नैना का बहुत मजाक उड़ाते, उसे काली कलूटी, बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकारते। नैना यह सब पीड़ा सह रही थी सिर्फ इसलिए कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दीप्ति अपनी माँ से कहती है, मम्मी शाम को मेरे जन्मदिन की पार्टी है और जब सब इस काली कलूटी को देखेंगे तो पूछेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। आप कुछ भी कीजिए, शाम को पार्टी में ये नहीं दिखनी चाहिए।
दीप्ति और जमुना आपस में बातें कर ही रही थी। तभी वहाँ पर नैना चाय लेकर आती है और चाय नैना के हाथ से जमुना के हाथ पर गिर जाती है। तभी वह नैना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब उसका पिटाई करके पेट भर जाता है तो वह नैना से कहती है, मनहूस काली कलूटी बदसूरत, तुझे दिखाई नहीं देता? अगर तेरा रंग काला है, क्या तुझे पूरी दुनिया भी काली नजर आती है? तुझे सब जगह अंधेरा ही नजर आता है? देखकर नहीं चला जाता? मेरा सारा हाथ जला दिया, मनहूस। सॉरी मामी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। मामी जी, मुझे आपसे कहना था कि आज दीप्ति दीदी का जन्मदिन है ना, तो मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। अगर आप मुझे दीप्ति दीदी की कोई पुरानी फ्रॉक दे दे तो मैं उसे ही पहनकर पार्टी में आ जाऊंगी। पहली बात तो यह है कि मैं तुझे अपनी बेटी की कोई फ्रॉक नहीं देने वाली, और दूसरी बात, तो मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी में नहीं आएगी। वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, जब वह तुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत को देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि तू मेरी रिश्तेदार है, तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, इसलिए आज रात तू यहाँ नहीं रहेगी। अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना, कल सुबह आ जाना। ठीक है मामी जी, मगर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस काम ही करे जा रही थी। अब आप मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए। आज मैं पूरी रात सड़क पर ही काट लूंगी, सुबह वापस आ जाऊंगी जब पार्टी खत्म हो जाएगी और सब मेहमान चले जाएंगे। मम्मी, ये मनहूस काली कलूटी जब देखो भिखारियों की तरह मांगती रहती है। आज तो पार्टी है, सब कुछ बाहर से ही आएगा, घर में कुछ बना भी नहीं है। अब आप इस मनहूस को क्या देने वाली हैं? मैं तो कहती हूँ कल की जो भी सूखी रोटी पड़ी है उसे ही देकर भगा दीजिए, इससे पहले कि पिताजी घर पर वापस आ जाए, क्योंकि ये तो उनकी लाडली है ना, वह रोक लेंगे इसे। जमुना अपनी बेटी की बात मान लेती है और कल की बची कुची रोटी नैना को दे देती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। बेचारी नैना वह रोटी लेकर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी मिलती है। तभी नैना उनसे पूछती है, क्या हुआ अम्मा जी, आप क्यों रो रही हो? बेटा क्या बताऊं, बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, भूखी हूँ, बस इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत कैसी है कि मुझे 2 समय का खाना भी नसीब नहीं। अम्मा जी रोइए मत, ये लीजिए, मेरे पास अचार के साथ 2 सूखी रोटियां हैं, अगर आप इन्हें खा सकती हैं तो इन्हें खा लीजिए। आज रात मैं भूखी ही रह लूंगी, मुझे तो आदत है भूखे रहने की। बेटा तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दयालु हो, तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम्हारा दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, बिल्कुल सुंदर है, हमेशा खुश रहो। मगर बेटा तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? अम्मा जी मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। आपको पता है मेरे रंग रूप की वजह से बचपन से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब मेरे माता पिता से जिंदा थे तो वह मेरा आत्मविश्वास गिरने नहीं देते थे। कहते थे रंग रूप से कुछ नहीं होता बेटा, इंसान की सुंदरता रंग रूप से नहीं दिल से होती है, और मेरी बेटी का दिल तो बहुत सुंदर है जो हमेशा सबकी मदद करती है। इस तरह वह मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। मेरी मामी मेरे पर बहुत ज़बरदस्त अत्याचार करती है, आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मेरे रंग रूप की वजह से अपनी बेटी की जन्मदिन पार्टी से भगा दिया ताकि किसी को पता न चले कि काली कलूटी उनके रिश्तेदार है। अब आप ही बताइए कि मेरी जिंदगी में कहाँ सुख है? अगर मैं उदास ना हूँ तो क्यों ना हूँ? बेटा मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं तो एक जादुई बुढ़िया हूँ और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया, आओ मैं तुम्हारी परेशानी दूर करती हूँ। जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक के कुएं से तुम्हें जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक देकर, जिससे तुम्हारी सब परेशानी मिनटों में दूर हो जाए। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत नैना को अपने साथ एक कुएं के पास ले जाती हैं और जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं से 2 जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक निकालती हैं और उन्हें नैना को देकर कहती हैं, बेटा यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं की फ्रॉक सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आती है जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लालची नहीं होते। तुम भी इन दोनों जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से लालच मत करना। जिस दिन भी तुम लालच करोगी उस दिन यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक गायब होने के साथ साथ तुम्हें बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकती है, इसलिए ध्यान रहे कि लालच नहीं करना। अम्मा जी मैं जादुई सोने चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करूंगी और इनकी धन दौलत से सभी गरीब, अनाथ, परेशान लोगों की भी मदद करूंगी, आप चिंता न करो।
तभी वह बूढ़ी औरत जादुई सोने और चांदी के कुएं की फ्रॉक देकर वहाँ से गायब हो जाती है और नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, जादुई सोने की फ्रॉक तुम मुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दो ताकि कोई मेरे रंग रूप का मजाक ना उड़ा सके, और जादुई चांदी की फ्रॉक तुम मुझे एक महल जैसा घर दे दो जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी ना हो, सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, बहुत सारी धन दौलत, सब कुछ। नैना के इतना कहते ही जादुई सोने की फ्रॉक उसे बहुत ज्यादा सुंदर बना देती है। नैना खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई चांदी की फ्रॉक उसे एक महल जैसा घर देती है जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर के अंदर जाकर नैना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती है और एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और अपने साथ साथ गाँव के सभी लोगों की भी बहुत मदद करती है। नैना का बहुत नाम होने लगा था। जब इस बात की खबर जमुना को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। पता नहीं उस मनहूस के पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक कहाँ से आई, जिनकी वजह से इतनी ज्यादा सुंदर हो गई और इतनी ज्यादा अमीर भी, पूरे गांव को सोना और चांदी बरसा रही है। मेरे होते हुए वह मनहूस इतना ज्यादा नाम नहीं कमा सकती और मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक मैं चुरा कर लेकर आ जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे करती है लोगों की मदद। ऐसा सोचकर एक दिन जमुना रात होने के बाद नैना के घर जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक चुराकर अपने घर लेकर आ जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने की फ्रॉक दीप्ति को पहनाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। और जमुना जादुई चांदी की फ्रॉक से धन दौलत मांगती है तो वह बहुत ज्यादा गरीब हो जाती है। अब जमुना के पास कुछ भी नहीं बचता, बेटी भी बदसूरत हो जाती है और वह बहुत ज्यादा गरीब भी हो जाती है। जमुना को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करती, बल्कि सभी परेशान, गरीब, अनाथ लोगों की मदद करती है, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।